नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मुंबई से चूंकि जाने माने पत्रकार, लेखक, मार्मिक के पूर्व संपादक भाऊ तोरसेकर जुड़े हुए हैं तो उनका स्वागत करते हैं। भाऊ, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, आज कांग्रेस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले सोनिया गांधी ने उन 23 असंतुष्टों को बुलाया था जिन्होंने 10 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, और उसमें कुछ बुनियादी सवाल खड़े किए थे। हम्म। संगठन में क्या क्या सुधार होने चाहिए, कुछ उनकी चिंताएं थी। उनका ये भी कहना था कि निचले स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, चुनाव से अध्यक्ष चुने जाने चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, और एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पार्टी में बहाल किया जाना चाहिए। कई दूसरी चिंताएं भी इन लोगों की थी, और उस समय ये कहा गया था कि शायद राहुल गांधी को चूंकि वापस अध्यक्ष पद पर लाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो हम्म। पार्टी का जो असंतुष्ट गुट है और जिसका मोह भंग हो चुका है राहुल गांधी के तौर तरीकों से, उन्होंने मिलकर के चिट्ठी लिखी है ताकि राहुल गांधी की वापसी अध्यक्ष पद पर रोकी जा सके। पर जब से राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भाऊ, अध्यक्ष हो ना हो फैसले सारे वही ले रहे हैं, बिल्कुल। भाषण जाकर के वही देते हैं रैलियों में। अघोषित अध्यक्ष तो वो हमेशा से हैं, जब महासचिव थे तब भी, जब उपाध्यक्ष थे तब भी, और जब अध्यक्ष घोषित कर दिए गए थे तब भी, और नहीं रहे तब भी। तो इसमें नई बात क्या है? और जो 23 लोगों ने सवाल खड़े किए थे, क्या उन सवालों को एड्रेस किया गया है सोनिया गांधी के द्वारा? तो वो सवालों का समाधान निकालना या उसको एड्रेस करना ये बात ही जरूरी नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार जानता है कि उसकी कोई जरूरत है नहीं। मैंने पहले भी हमने आप एक वीडियो किया था, तब लिखा था कि इनको तो पार्टी चलानी आई नहीं। हाँ, पार्टी की प्रॉपर्टी इनको अपने नाम करनी है, तो जितने एक एक करके निकल जाए तो अच्छा है। इस ढंग से अगर पार्टी चलती है, मुझे याद आता है शायद मैकन मारा या ऐसे कोई हमारे अमेरिका के पहले एम्बेसडर थे, उनका एक फेमस सेंटेंस है कि इंडिया इज फंक्शनिंग अनार्की। भारत है अपने आप चलने वाला एक अराजक है। तो वो चल रहा है, वो पार्टी अभी वैसी चल रही है, बाकी देश ढंग से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये अराजक आ गया है, वो कोई हटा नहीं सकता अपने आप में। जो तकरार करते तो क्यों करते मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप तकरार कर रहे हैं, आप रोज उठकर मोदी के खिलाफ तकरार करते हैं, लेकिन उसका समाधान भी होना चाहिए। ये कोई कांग्रेस वाला सोच नहीं रहा है। तो पार्टी को अध्यक्ष चाहिए और जो चुनकर आया हुआ चाहिए, ये इन्होंने कहा था, उस पर आगे कुछ हुआ नहीं। उसमें तो बहुत सारा संघर्ष हुआ था। गुलाम नबी आजाद गुस्सा हुए थे, कपिल सिब्बल गुस्सा हुए थे, तो उन पर ही आरोप लगाया गया था कि आपकी बीजेपी से मिली भगत है। जी तो वो जी। गुस्सा हुए तो बोले थे हमको एक इसका सबूत दे दो, हम राजनीति ही छोड़ देंगे। लेकिन उनका सबूत तो कभी दिया गया नहीं। सबूत देना तो गांधी परिवार के स्वभाव में ही नहीं है ना। वो सिर्फ आरोप करेंगे, सबूत तो किसको देंगे नहीं। तो पार्टी ऐसी ही चलते रहेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो पार्टी तोड़ कर रख दी है, तो उसको आप बोलते हैं ना, उसको नाम तो दे दिया गया है कांग्रेस, लेकिन ये तो वो कांग्रेस है ही नहीं। जी जी। तो इसका कोई समाधान हो नहीं सकता जब तक इनमें से कोई खड़ा होगा और बोलेगा कि चलो भाई। मैंने जब नया पत्रकार हुआ तब बहुत सारा पढ़ा है, तो मैंने एक बार ऐसा पढ़ा था कि नेहरू के बाद कौन चलाएगा पार्टी, ऐसी बातें होती थी उस वक्त। तब जी जी। एक दिन खुद कोई मीटिंग में पंडित नेहरू ही बोल गए कि अरे मेरे बाद ये पार्टी कैसी चलेगी। तो रफी अहमद किडवई ने बोला था नीचे उतर आओ तो पता चलेगा कौन चलाता है। लेकिन उनको पार्टी से निकाला नहीं गया था। रफी अहमद किडवई पार्टी में फिर भी रहे, बड़े नेता ही रहे। आज आज इनमें कोई रफी अहमद किडवई है नहीं। यही तो
बड़ी दुविधा है कांग्रेस वालों की कि बोले कौन। तो बोलते ना बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन, वैसी बात हो गई है ये कि सबको हाँ मालूम है क्या है लेकिन बोलेगा कौन, बोलेगा कोई नहीं। तो इसलिए ये हालत है। राहुल गांधी बने रहेंगे ये पार्टी। वो आपने नेहरू की किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी भारत का खोज, उस पर सीरियल बनी थी, तो आपको याद रहेगी। उसमें बिल्कुल। उसमें जो पहले गाना बजता था एक स्टोरी लाइन जैसा कि पहले कुछ भी नहीं था जो भी था ढका था, ऐसा वो गाना था। तो उसमें एक लाइन है, मुझे लगता है वो लाइन राहुल गांधी के लिए लिखी गई है, जी सदा अध्यक्ष बना रहता। ये जो लाइन है, वो चुनकर आए ना आए, बैठे या ना बैठे, पार्टी के ऑफिस में आए ना आए, पार्टी में काम करे ना करे, फिर भी सदा अध्यक्ष बना रहता। जी ये जो लाइन है, इसलिए मुझे लगता है वो सीरियल जो थी भारत की खोज, इसमें ये लाइन जो थी ये भविष्यवाणी थी। उस वक्त तो राहुल गांधी कांग्रेस में थे नहीं, लेकिन शायद ये लाइन भविष्यवाणी करके लिखकर कि राहुल गांधी सदा अध्यक्ष बना रहता, और रिजाइन करे तो भी अध्यक्ष बना रहता, तो कांग्रेस की हालत आज वो हो गई है। भाऊ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि जारी की। और इस मौके पर 6 राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए किसानों से बातचीत की, अलग अलग मुद्दों पर उनकी बातचीत करके उनसे जानकारी ली। इसके बाद किसानों को संबोधित भी किया। और पिछले 30 दिन से यहाँ दिल्ली में जो धरना चल रहा है कथित किसानों का, उस पर उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर वामपंथियों को, कांग्रेस को, कुछ दूसरी जमातों को जिम्मेदार ठहराया। और ये भी कहा कि ये लोग एक भ्रम का वातावरण बना रहे हैं, कुछ किसानों को जो भोले भाले हैं उनको भड़का करके, बहका करके इस तरीके से लाके बैठा रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सबको पता है, सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, कोई शक सुबह है नहीं, लेकिन फिर भी ये बातचीत तक का रास्ता अवरुद्ध करके बैठ गए हैं। और राहुल गांधी ने अभी एक दिन पहले ही राष्ट्रपति को ले जा करके 2 करोड़ साइन दिए हैं, ये कहते हुए कि ये किसानों ने विरोध किया है इस बिल का, और ये 2 करोड़ साइन हमने कराए हैं। तो उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि 2 करोड़ साइन अगर आपने देश भर के किसानों के कराए हैं, तो कितने गांव तक आप गए होंगे, कितने किसानों से संपर्क किया होगा, कितना समय लगा होगा उसमें। एक मजाक बना करके रख दिया है पार्टी को इन्होंने। और लगातार, मतलब, खुद सवालों के घेरे में आ रहे हैं, पार्टी सवालों के घेरे में आ रही है। पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है, लोगों का विश्वास खोती हुई जा रही है। ऐसी स्थिति में फिर राहुल गांधी को ही अध्यक्ष भी बनाने की तैयारी हो रही है, जो किसी की सुनते नहीं है। अपनी पार्टी के भीतर भी नहीं सुनते हैं, बाहर भी किसी की नहीं सुनते हैं। कोई डेमोक्रेसी, इनर डेमोक्रेसी पार्टी में रह नहीं गई है। क्या भविष्य रह गया है इस पार्टी का? नहीं, भविष्य तो है नहीं, भविष्य की बात कैसे करें। इसलिए तो लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं ना, छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए पार्टी में कोई आता है तो आप एक कंपनी ज्वाइन करते, कोई नौकरी पकड़ते, तो आप लोग अगले 30 साल 35 साल में यहाँ काम करूंगा, मेरा भविष्य, मेरा जो कुछ भविष्य है वो इस कंपनी के साथ जोड़ देता हूं मैं। तो इसलिए उस कंपनी को भी, या कोई जो व्यवस्थापन है उसको भी कोई भविष्य होना चाहिए। कांग्रेस को अगर कोई भविष्य है ही नहीं तो एक एक करके निकल जाएंगे लोग, दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता। और पार्टी इस ढंग से नहीं चलती, पार्टी क्या कोई छोटी संस्था भी नहीं चलती। हाँ, एक बात है कि फिर लोग आप पूछेंगे कि भाई तो ये तो मानते हैं कि लोकसभा के बाद इस पार्टी को अध्यक्ष नहीं है, फिर भी इतने चुनाव हो, इसमें कोई ना कोई तो चुनकर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। देखिए एक बड़ा पीपल का पेड़ होता है, वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो हम बोलते हैं मर गया, लेकिन उसकी कोई
मूली जड़ होती है, उससे निकलकर एक छोटा भी बाहर आ जाता है, वो वैसे मरता है। तो 135 साल की पार्टी वो एक दिन में मरने वाली है नहीं, लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं है। वो फिर से बड़ा वृक्ष बनने के लिए कम से कम 100 साल निकलने पड़ेंगे। समझो छोटा सा कहीं मध्य प्रदेश में कोई चुनकर आएगा, महाराष्ट्र से आएगा या छत्तीसगढ़ में आएगा, तो उससे वो वृक्ष नहीं बनेगा। उसके लिए मेहनत करनी जरूरी होती है। अगर मेहनत करनी ही नहीं है, ये तो ट्विटर पर बैठ जाते हैं, तो उनको लगता है कि बढ़िया काम चल रहा है भाई, हम ट्विटर ही चलाएंगे, पार्टी नहीं चलाएंगे। तो मैंने मेरे एक दोस्त को बोला कि मोदी का स्लोगन है न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो राहुल गांधी का वैसा ही स्लोगन है, न पार्टी चलाऊंगा न चलाने दूंगा। ये तो इनका स्लोगन बन गया है। भाव ये आरएसएस को खूब जितना मन आता है गालियां देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, लेकिन क्या कभी ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 कैसे हुई है? बिहार के चुनाव हो या अभी पश्चिम बंगाल में होने वाले हों, इन चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी या पर्दे के पीछे से आरएसएस पूरा कैडर किस तरीके से करता है? कैसे वो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले वहां के दौरे करने शुरू कर देते हैं, नेताओं को तैनात कर देते हैं, आपको उस क्षेत्र में जाना है, आपको इस क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी है, खुद वहां जाकर के एक पूरा माहौल बना देते हैं, मीडिया में मुद्दों को सामने रखते हैं और मतदाताओं तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग मसलों पर जो राष्ट्र के सामने भी हैं और जो उस राज्य के सामने भी मुद्दे हैं। कुछ भी सीखते हैं क्या ये इनसे कि किस तरीके से वो कामयाब हो रहे हैं? नहीं, सीखने की बात तो राहुल गांधी के बारे में आते ही नहीं, वो तो पूरे के पूरे सीखे हुए, वो खुद एक यूनिवर्सिटी है ना, तो वो कहां से सीखेंगे? उनको अभी देखिए, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले 1.5 साल 2 साल कहीं बंगलोर में इनका एक प्रोग्राम रखा गया था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो बच्चे या कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, लड़कियां थी लड़के थे, वो सवाल पूछते थे और राहुल गांधी खड़े होकर यहां से वहां घूमते हुए मंच से उनको जवाब दे रहे थे। जी। तो मोदी ने इतना काम किया, बोलते मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई दे रहा है? तो बहुत सारे लोगों ने हाँ हमको दिखाई देता बोले। अजीब है बोले। अभी 100 150 लड़के बच्चे बच्चियां बोलते कि हमको काम दिखाई दे रहा है, तो आप उनको पूछो कि मुझे नहीं दिखाई देता बोलना जरूरी नहीं। आप बोलेंगे अच्छा आप बताइए कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, ये बोलना चाहिए। वो बोलते मुझे नहीं दिखाई देता। फिर एक लड़की ने उनको सवाल पूछा था कि जो आगे चलकर आर्मी वगैरह में जाने वाले होते हैं, ऐसे बच्चे इनको इंटरेस्ट होता है, वो एनसीसी ज्वाइन कर लेते कॉलेज में, जी। तो एनसीसी के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या प्लान है? तो इन्होंने जवाब दिया कि मुझे एनसीसी क्या है पता ही नहीं है, तो मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब देखिए, एनसीसी में जाने वाले बच्चे आगे चलकर एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में जाने वाले हैं, ट्रू। और उनको यानी कॉलेज की लाइफ से उसमें इंटरेस्ट पैदा करने वाली संस्था एनसीसी है, उसके बारे में राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने खुद बोला। और कुछ महीने निकल नहीं गए तो ये राफेल पर बोलने लगे, जी। एयरफोर्स पर बोलने लगे, सर्जिकल स्ट्राइक पर, बालाकोट के एयर स्ट्राइक पर बोलने लगे। तो इनका ज्ञान आप समझ लो ना, इनको सीखना नहीं होता, उनको जो मालूम नहीं है फिर भी मालूम होता है, क्योंकि मालूम होने का मतलब ही उनको मालूम नहीं, इसलिए मालूम है। वो ज्ञानी है, राहुल गांधी को मैं ज्ञानी मानता हूं। और मेरी एक धारणा है कि ज्ञानी बुद्धिजीवी कौन होता है? वो जिंदगी में एक गलती करता है, सिर्फ एक गलती करता है, वो बुद्धिजीवी होता है। हम लोग ने हम तो अज्ञानी है, अडानी अनाड़ी है। बुद्धिजीवी अनाड़ी नहीं होता, वो बुद्धिजीवी होता है सिर्फ एक गलती करो तो आप बुद्धिजीवी बन जाते हो। कैसे? कि जी। आप कभी गलती ना करो, ये आप एक गलती करते,
तो सुधरने का सीखने का मामला ही पैदा नहीं होता। तो राहुल गांधी सीखेंगे कैसे? वो अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो सीखेंगे कैसे? इसलिए वो बार बार गलतियां करते जाते, क्योंकि जो गलती है वही उनको समझ में नहीं आती कि ये गलती है। और पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जो जो गलती की है वो गलती कैसी नहीं हुई ये बताने में जुट जाती है। उसका मतलब कांग्रेस पार्टी का काम हो गया है। तो बिल्कुल। पार्टी के जनता के लिए कुछ काम बचा नहीं है ना। पार्टी में जो है कांग्रेस पार्टी में उनको एक है कि राहुल गांधी गलती करेंगे, और गलती कैसी नहीं ये बताना वही तो कांग्रेस पार्टी का काम हो चुका है। आरएसएस बीजेपी जो काम करती है उनकी बात अलग है, वो गलतियों से सीखते, इसलिए गलती मान लेते। अगर गलती आप मान लो तो सुधारना की शुरुआत होती है। यहां तो गलती होती नहीं, आप कैसे बोलते हो कि वो सीखेंगे कब? क्यों सीखेंगे भाई? जो गलती करता है वो सीखेगा ना। राहुल गांधी तो गलती नहीं करते, अब कांग्रेस भी गलती नहीं करती, इसलिए इनकी हमेशा नैतिक विजय हो जाती है। तो मोदी तो भगवान के पास हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमेशा उनकी नैतिक विजय होते रहे। व्यवहारिक विजय जो है वो हमारी हो, नैतिक विजय उनकी हो। तो ये जो फुलिश आइडिया है नैतिक विजय या ये वो तो ये सीखेंगे नहीं, क्योंकि सीखने का मतलब फिर मेहनत होती है ना। मेहनत तो करनी नहीं, बैठे बिठाए राहुल गांधी मैगी का 2 मिनट नूडल वाला जनरेशन के, तो 2 मिनट में वो ज्ञानी हो जाते और पार्टी वैसे ही चला रहे। अब एक एक ही सवाल आपके सामने है कि बाकी की जो पार्टियां है जो इनके साथ जाती है उनको तय करना है कि भाई इनकी गलती से वो कुछ सीखे, भाजपा से सीखे या ना सीखे वो छोड़ दो। लेकिन राहुल गांधी जो गलती कर रहे हैं उससे बाकी की पार्टियां कुछ सीखेगी या नहीं? अभी वो आरजेडी कुछ सीख रही है, बोल रही कि आप मजाक बना रखे पर सोनिया गांधी को पुत्रों में छोड़ना चाहिए। बाकी की पार्टियां कांग्रेस हो, लेफ्ट नहीं, अरे लेफ्ट भी बुद्धिमान होते, इसलिए लास्ट टाइम उनको 2016 में फटका हुआ, फिर भी आज उन्होंने, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने उनके साथ अलायंस कर लिया कांग्रेस के साथ। तो पार्टी का कोई भवितव्य है नहीं जब तक राहुल गांधी है। मैं तो मानता हूं कि मोदी या बीजेपी के लिए राहुल गांधी मानो बीमा हो गए कि राहुल अभी गांधी है, क्योंकि उनका पहला चैलेंज देखो, 19 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, लेकिन उसी वक्त 12 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस अगर राहुल गांधी के अध्यक्षता में नेतृत्व में रहती है तो वो कभी जीतेगी नहीं। तो इसका मतलब ये तो बीजेपी के लिए बीमा हो गया, और अकेले कांग्रेस को डुबाएंगे नहीं, वो तो बाकी पार्टियों को डुबा देते हैं ना। इसलिए मैं बीजेपी के लिए राहुल गांधी बीमा मानता हूं। भाव अभी जब इन 23 नेताओं को बुलाया जाना था, उनकी कुछ नाराजगी कम करनी थी ताकि वो भी बिना चू चपाड़ के राहुल गांधी का नाम आगे करें अध्यक्ष पद के लिए। मतलब उनकी ईगो सेटिस्फाइड करनी थी। उससे ठीक पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि 99.9% कांग्रेसी राहुल गांधी को अध्यक्ष चाहते हैं दोबारा। तो एक एनडीटीवी के हमारे मित्र हैं अखिलेश शर्मा, बीजेपी कवर करते रहे हैं बहुत लंबे समय से, पॉलिटिकल एडिटर हैं। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी दिलचस्पी है ये जानने में कि ये 0.1% जो राहुल गांधी को नहीं चाहते कि वो अध्यक्ष बने वो कौन है। और इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ, किसी ने खबर चला दी कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जा सकता है सोनिया गांधी के बाद। और ये शरद पवार, उनकी पार्टी, आपने भी देखा होगा, आप वहीं बैठे हैं महाराष्ट्र में, भिवंडी ठाणे में, निजामपुर में कांग्रेस के 18 पार्षद तोड़ लिए इन्होंने। यानी वहां पर शरद पवार क्या गुलगपाड़ा कर रहे हैं, वहां सरकार में तीनों साथ भी हैं और एक दूसरे की पार्टियां तोड़ने में भी लगे हुए हैं। तो ये चल क्या रहा है भाऊ, किसी के समझ में नहीं आ रहा है
कि कांग्रेस जो है वो कर क्या रही है। मतलब शरद पवार के भी गुणगान शुरू हो जाते हैं, शरद पवार इनको डैमेज भी करते हैं, रणदीप सुरजेवाला के, और फिर रणदीप सुरजेवाला को उस मीटिंग से गायब कर दिया जाता है जिसमें इन 23 नेताओं को बुलाया जाता है, कि इन 23 नेताओं का नजला कहीं रणदीप सुरजेवाला के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ना गिर पड़े। नहीं, वो 0.001% जो है, उन्होंने एक कोई है कि जिसको राहुल गांधी नहीं चाहिए, वो खुद राहुल गांधी है ना। उन्होंने तो बोल दिया था कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है और गांधी परिवार का भी कोई नहीं चाहिए। तो वो तो जितने नजदीक है तो सुरजेवाला ही बता सकते हैं, बाकी के किसी को पता नहीं चलेगा। वो नाम जी छुपा रहे, लेकिन वो एक नाम जो है, अब जिनको आपके दोस्त जो रिपोर्टर है उसको चाहिए तो उसको बता दो, वो खुद राहुल गांधी है। जी एक एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि कोई 7 लोग थे और कहीं घूमने गए थे, और बाद में वापस आने के टाइम वो गिनते हैं सब जगह पर है कि नहीं, कोई रह जाएगा, इसलिए गिनते हैं तो 6 ही निकलते हैं। हर जी आदमी बाकी के को गिनता है, खुद को नहीं गिनता। तो हाँ उस ढंग से जो सुरजेवाला बोल रहे 99.999% छोड़कर सब एक बचा है कोई, तो वो खुद राहुल गांधी है। वो खुद को उनमें नहीं गिन रहे हैं कि जिनको राहुल गांधी चाहिए। तो इसमें की मजाक छोड़ दो, लेकिन बात यह है कि एक बात और समझ लीजिए आप, कि जबकि आपने बोला 2 करोड़ सिग्नेचर लेके गए थे, जी हस्ताक्षर लेके राहुल गांधी राष्ट्रपति के पास पहुंचे, तो क्यों गए थे? मुझे मुझे एक समझ में नहीं आता, गए थे क्यों? क्योंकि जो मसला लेकर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जी उसको उसी कारण के लिए वो तो खुद शरद पवार के साथ एक हफ्ते पहले जा चुके हैं। तो फिर उसी हाँ मसले पर राष्ट्रपति से मिलने का कारण क्या था? मसला तो अलग नहीं था कि भाई ये कानून पीछे ले लो, ये कानून गलत है, ये कानून अन्यायकारी है, वगैरह वगैरह जो कर, वो तो शरद पवार बताने गए थे। उनके साथ तो डीएम के इलंगोवन थे, किसे डी राजा थे, सीताराम 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 येचुरी। येचुरी थे, हाँ येचुरी थे। तो फिर राहुल गांधी भी थे, पवार थे, जी 5 लोग तो गए थे। इसमें से अगर आप एक थे तो फिर उसी कारण अलग से क्यों गए? बिल्कुल सवाल है, वाजिब सवाल है। नहीं, ये किसने पूछा नहीं मीडिया में। ये अगर जाना था तो ठीक, जाइए आप, कोई बात नहीं, लेकिन आप अलग से जाना चाहिए था। आप तो पहले जा चुके हैं, तो अब क्यों जा रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि यूपीए का अध्यक्ष मैं ही बनकर रहूंगा, ये उसका जी हाँ जवाब है। ये दूसरी बार क्यों गए हैं? आपको याद होगा, मेरा ख्याल है नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद सब लोग गुस्से में थे अपोजिशन के, और उन्होंने प्रेसिडेंट से बात करने का तय हुआ था राष्ट्रपति से, तो उन्होंने समय लिया था, सोनिया गांधी ने समय लिया था। हाँ, तो इतने गुस्सा थे अपोजिशन, पूरा अपोजिशन, तो वो सब जाके सोनिया गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन जाने वाला था। उसी दिन सुबह पार्लियामेंट चालू था, तो राहुल गांधी ने कुछ यूपी वगैरह के कुछ एमएलए एमपी लेकर और कोई के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की। तो जी अपोजिशन जी बहुत गुस्सा हो गया, बोला अब तो हम राहुल गांधी के साथ राष्ट्रपति भवन नहीं जाएंगे। तो खुद सोनिया गांधी को चलकर जाना पड़ा था, याद होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। याद है आपको? तो ये बात ऐसी है कि माँ कुछ जमकर लाती है, बच्चा उसको बिखेर देता है, बेटा बिखेर देता है उसको। ऐसा सब चल रहा है। तो देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि पवार का जो नाम यूपीए के अध्यक्ष के लिए आया, वो इतनी छोटी सी बात है नहीं। जी शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो नाराज 23 नेता है खत लिखने वाले, उनमें जो हिम्मत नहीं है वो पवार में है। बिल्कुल। उनको पवार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको लीड कर सकता हूं, आप कांग्रेस में एक आगे आ जाओ और हटा दो इनको,
हम फिर इकट्ठा आकर कांग्रेस पार्टी बनाते हैं, ऐसा शायद सिग्नल दिया जा रहा है। अब भिवंडी की यानी बात आपने की, तो भिवंडी में एक, जिनको पार्टी में रहना नहीं तो क्या बीजेपी या शिवसेना में जाएंगे? उसकी जी जी नजदीकी पार्टी जो है वो एनसीपी है, वो तो कांग्रेस ही है। बिल्कुल। पवार अलग हुए तो पवार कांग्रेस से अलग नहीं हुए, पवार गांधी फैमिली से अलग हुए, ममता भी गांधी फैमिली से अलग हुई है, जगन रेड्डी गांधी फैमिली से अलग हुए, नहीं तो उनकी तो पार्टी या आइडियोलॉजी तो कांग्रेस की है। तो वही उसी ढंग से जो भिवंडी में 18 पार्षद निकल आए और एनसीपी में, तो वो कांग्रेस में ही है। हाँ, नेता बदलता है, पार्टी नहीं बदलती है, पार्टी नहीं बदली है। तो मैं इसको तोड़ना वगैरह नहीं मानता। ऐसी कोशिश चल रही कि भाई ये अपने आप नहीं जा रहे हैं, तो इनके निकालने, उनसे, गांधी परिवार से कांग्रेस को मुक्ति मिला देने के लिए कुछ अलग ढंग से काम चालू है। अब भाव इस आपने तेईस बहुत में इस 23 में एक नाम आनंद शर्मा भी है। बिल्कुल। वो कुछ अलग ही संगीत आलाप रहे। इन पर गांधी परिवार कार्रवाई नहीं कर पाया है, आनंद शर्मा पर। अगर आप संजय झा को प्रवक्ता पद से हटा देते हैं, पार्टी से निकाल देते हैं, तो आनंद शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? संजय झा तो बिल्कुल छोटा आदमी है इनकी तुलना में, लेकिन उस पर कार्रवाई हो गई, फिर आनंद शर्मा पर क्यों नहीं हुई? वो तो मोदी का गुणगान कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट गए तो राहुल गांधी बोलते हैं तो फोटो ऑप था, फोटो अपॉर्चुनिटी थी, बोले। तो आनंद शर्मा ने उसकी सराहना की है। तो आनंद शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो आनंद शर्मा बता रहे हैं कि हम आपकी लाइन तो नहीं करते, करना है जी तो जी कार्रवाई करो। अगर आनंद शर्मा पर कार्रवाई करने निकले तो और कोई दूसरा, गुलाम नबी बोलेगा, कपिल सिब्बल बोलेगा, कितनों पर कार्रवाई करोगे? तो आनंद शर्मा जो है, मैं नहीं मानता कि आनंद शर्मा को मोदी के प्रति कुछ प्रेम आ गया और उन्होंने, नहीं, वो अपना गेम खेल रहे। बहुत सारे जी हिंदी वीडियो मैंने देखे कि चलो आनंद शर्मा भी बीजेपी में जाएंगे, मैं नहीं मानता। मैं जी मानता जी हूं कि आनंद शर्मा उसी 23 नाराज लोगों का एक मोहरा है। वो एक चाल करके आगे निकल आया है कि निकाल दो मुझे पार्टी से, देखता हूं मैं। भाव आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा संकेत दिया है। और आपकी पारखी निगाह एक अलग ही है कि जो 23 असंतुष्ट नेता हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं और कुछ अभी छुपे हुए भी होंगे, अगर ये सब कांग्रेस में कुछ नहीं बदलता है तो क्या ये सब इकट्ठे होकर के पार्टी तोड़ सकते हैं? शरद पवार को कह सकते हैं कि आप टेक ओवर करिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। देखिए, एक बात है कि अभी भी आज की बात यह है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष है नहीं, जो है वो टेम्पररी है। जी तो वर्किंग कमेटी जो है उसमें तो बहुत सारे यही लोग हैं जिन्होंने खत लिखा था, वो बैठकर तय कर सकते हैं। इन्हीं लोगों ने तो सीताराम केसरी को हटाया था, सोनिया को लाया था। बिल्कुल। तो वही एक प्रस्ताव पारित करके बोल सकते हैं कि हमको, हमने ये चुना, ये अध्यक्ष है। फिर पहली बात हो जाती है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक डिस्प्यूटेड पार्टी बन जाती है। और जब बिल्कुल। डिस्प्यूटेड पार्टी होती है तो जिसको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा वही ऑफिशियल पार्टी रहेगी। तब तक पूरी पार्टी की जो संगठन है, प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन जाती है। तो शायद इसके लिए कुछ प्रयास चालू हो गए, ऐसा मुझे लगता है। यानी पार्टी में विभाजन हो सकता है, हो सकता है कि कांग्रेस का एक गुट और जो दूसरे नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं जो यूपीए के हिस्से हैं, वो मिलकर के शरद पवार को एज यूपीए अध्यक्ष भी ला सकते हैं, चेयरमैन भी ला सकते हैं। और अगर वो उस पोजीशन में आए तो उसके बाद फिर कांग्रेस के विभाजन में भी बहुत मुश्किल नहीं होगी भाऊ? बिल्कुल होगी। देखिए, पवार अगर यूपीए अध्यक्ष है, ये तो मेरा ख्याल है कि ये कोई
असल में न्यूज नहीं थी, उसमें सच्चाई है नहीं, लेकिन एक एक गेम जैसा लगता है मुझे कि अगर वो यूपीए के चेयरमैन बन जाते हैं, समझो, तो यूपीए को कुछ दिशा मिलेगी। आज आरजेडी भी नाराज है, बाकी जो छोटे मोटे पार्टियां हैं वो भी नाराज है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। आपको याद रहेगा कि 3-4 साल पहले इनके बाजू बाजू में शरद यादव दिखाई देते थे, आज कुछ कहां गायब हो गए पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके इर्द गिर्द हमको चंद्राबाबू दिखाई देते थे, आज कहां है। तो अगर इन सबको इकट्ठा करना है तो शरद पवार कर सकते हैं, और अगर शरद पवार के नेतृत्व में यूपीए का गठन हो जाता है तो कांग्रेस के ये सब नेता रिवोल्ट कर सकते हैं। भाऊ, एक जिक्र आप कर रहे थे और अभी आपने एक टिप्पणी की है कि कुछ ये लोग कर नहीं रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है, शाह है, बहुत सारे इनके जो प्रतीक पुरुष थे, चाहे अंबेडकर हों चाहे दूसरे हों, वो सब एक तरीके से मोदी छीन चुके हैं इनसे। उनकी जन्म जयंती हो, पुण्यतिथि हो या दूसरे अवसर हो, वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। उनकी याद में बहुत सारे उन्होंने स्मारक और दूसरी चीजें की हैं, यहाँ से लेकर के लंदन तक। बहुत सारे जहां जहां उन्होंने पढ़ाई की थी वो जगह भी उन्होंने खरीद करके स्मारक में तब्दील कर दी है। और एक बड़ा वोट बैंक जो है अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित कर लिया है। दूसरी तरफ ये है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और उस समय जो अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, उनमें जो प्रस्ताव पारित होते थे, ये लोग उनको भी याद नहीं करते हैं, उनकी तिथियों को भी याद नहीं करते हैं। और ऐसे मौकों पर भी ये लोग कोई बड़ा आयोजन करके उस गौरवशाली जो आंदोलन था उसकी याद ताजा नहीं करते हैं, अपने वोट बैंक को, अपने समर्थकों को यूनाइट नहीं करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक उत्साह का संचार नहीं करते हैं। अभी देखिए ना, 28 तारीख को कांग्रेस का स्थापना दिन है। देखो, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो तो होम रूल के लिए थी, यानी सत्ता ब्रिटिशों की रहेगी लेकिन इंटरनल हमको फ्रीडम मिलना चाहिए, जो गवर्नेंस जो स्थानिक लेवल पर हो। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते गांधी जी आने के बाद वो कॉन्फ्रंटेशनल हो गया, और 1920 में यानी बिल्कुल 100 साल पहले नागपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था कि इसके आगे कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्र के लिए लड़ेगी, पूर्ण स्वराज। जी जी। ये गांधी जी का प्रस्ताव पारित हुआ था, नागपुर अधिवेशन की बात है, 28 दिसंबर 1920 का। तो उसको 100 साल पूरे हो गए जी। तो उसके लिए इन्होंने प्रोग्राम क्या बनाया कि भाई तिरंगा यात्रा निकालो और तिरंगे के साथ अपनी अपनी सेल्फी निकालो और डाल दो सोशल मीडिया पर। लेकिन पूर्ण स्वराज की बात कितनी बड़ी है। जी जी। ये समझने के लिए या समझाने के लिए कोई तो चाहिए, कोई है नहीं वहां। और एक बात मैं बता दूंगा कि वही कांग्रेस है जो ब्रिटिशों से देश को स्वतंत्र करने निकली थी 100 साल पहले। उसमें जो नेता है वो गांधी परिवार से स्वतंत्र होने के लिए भी डरते हैं। आज कहां से कहां आ गई 100 साल में कांग्रेस। बिल्कुल जो सही कह रहे हैं। दुनिया की बड़ी साम्राज्य था उससे लड़ने के लिए कटिबद्ध हो गया 100 साल पहले, उसी पार्टी के संगठन के नेता आज एक परिवार से अपना छुटकारा पाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहे। कहां से कहां कांग्रेस आ गई, इसका ये हमको सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। बहुत बड़ी बात आपने कही है भाऊ, और इसी नोट पर मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने समय निकाला। और जो कांग्रेस में इस समय चल रहा है, पूरी तरीके से दिग्भ्रमित पार्टी है, और ऐसे नेतृत्व के हाथ में पार्टी है जिसको कुछ पता नहीं, जो कि सिर्फ ट्वीट करने जानते हैं
और उनको ना अपने पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी है, ना इस समय देश के मुद्दों के बारे में जानकारी है, ना ये पता है कि जो पार्टी मजबूत होकर के उभर रही है वो कैसे काम कर रही है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।